गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसके अगले वाला लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, आपको काफी सारी अमेजिंग चीजें वहां से मिल जाएगी। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके ओनरशिप के साथ रिस्क भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओनरशिप के साथ रिस्क भी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तब रिस्क भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो चीज अपन को यहाँ पे देखना है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें देखनी कि अगर किसी के पास ओनरशिप नहीं है, ठीक है, अगर किसी के पास ओनरशिप नहीं है तो क्या वो आगे सेल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो उसके एक्सेप्शन क्या है जहां पे वो कर सकता है। ठीक है, तो वो सब चीजें देखने वाले हैं। एकदम से इजी, एकदम से सबसे इजी टॉपिक आपको आज पढ़ने वाला है। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं और बुक में देखते हैं क्या क्या चीजें अपने को प्रोवाइड करी है। आ जाओ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। Sell is define a transfer of ownership of the goods from seller to buyer for a price। ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। सेल का डेफिनेशन क्या है भैया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर अ प्राइस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर अ प्राइस। therefore what is the important is a transaction of a sell is a transfer of ownership। इसका मतलब ये है कि सेल क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। It is essential, it is important। Essential का मतलब क्या होता है? Important। It is essential to determine the exact point of time at which the property in goods is transferred in a favor of buyer। देखो, it is essential to determine exact time at which property in a goods is transferred in a favor of buyer। मतलब कब आपका ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होता है, वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मुझे अपना मोबाइल बेचना है, आपने बोला ठीक है आपको परचेज करना है, हमने डिसाइड किया कि इस दिन पे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आप मुझे पेमेंट कर दोगे। ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ। अब यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई। रीजन ये है कि अगर गुड्स किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो सेलर को बेयर करना पड़ेगा या बायर को, वो डिसाइड करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब डिस्ट्रॉय हुआ तब ओनरशिप किसकी थी। इसका मतलब ये होता है कि जब डिस्ट्रॉय हुआ उस टाइम पे जिसकी ओनरशिप होगी उसको वो लॉस को बेयर करना पड़ेगा। और इसीलिए इट इज वेरी एसेंशियल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम एट विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ बायर। ठीक है, चलिए आ जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा। द टर्म प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स द ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ठीक है, द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर एंड बायर, ओके, बायर द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर ही बिकम द रियल ओनर। सिंपल सी बात है, जब बायर को ओनरशिप मिल जाएगी अब वो ओनर बन जाएगा। वही चीज लिखी हुई है ऑफ द गुड्स। द सेलर सीज टू बी ओनर। सीज टू बी ओनर का मतलब, सीज मतलब क्या होता है? बंद हो जाना या कैंसिल हो जाना, या वो अब नहीं है। ठीक है, अलग अलग मीनिंग अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से निकाल सकते हो सीज का। सीज मतलब अब वो नहीं है, सेलर अब ओनर नहीं है। सिंपल सी बात है भैया, सेल हो गया तो अब ओनर कैसे रहेगा? सेलर सीज टू बी ओनर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम पे जब ओनरशिप ट्रांसफर हुई तब से सेलर ओनर नहीं रहेगा। ठीक है, the ultimately determines the various rights and liabilities of the buyer and seller in respect of the goods sold। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या देखना है? बायर एंड सेलर के लाइबिलिटीज देखनी है, किसकी क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 18 to 25 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिटरमाइन व्हेन द प्रॉपर्टी पास फ्रॉम द सेलर टू बायर। भैया सेक्शन 18 to 25 क्या डिटरमाइन करती है? डिटरमाइन करती है कि कब, डिटरमाइन व्हेन द प्रॉपर्टी पास फ्रॉम सेलर टू बायर, मतलब कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, वो कौन डिटरमाइन करता है? सेक्शन 18 to 25 में। चलो, तो अपन देखने वाले के पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब पासिंग ऑफ द ओनरशिप। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप। अभी अपन ने देखा यस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस, क्या? ओनरशिप, ओनरशिप। ठीक है, चलो लेट्स गो। आ जा। The primary rule for ascertaining the when the property in a goods passes from seller to buyer may be summarized as a follow। तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए कि कब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई वो माना जाएगा, कब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई वो माना जाएगा, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए। तो सबसे पहले, गुड्स मस्ट बी एसरटेन्ड। ठीक है, गुड्स कैसे होने चाहिए भैया? एसरटेन्ड होने चाहिए।
ठीक है, दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक, गुड्स एसर्टेन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कौन सी चीज आपको सेल करनी है, कौन सी चीज उसको परचेज करनी है। सेल और बाय किस चीज का होने वाला है वो एसर्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, गुड्स कैसा होना चाहिए, एसर्टेन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसर्टेन। अब देखो एक चीज अपन ने पढ़ी थी, एसर्टेन अनएसर्टेन। आप बोलोगे भैया कहीं कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा था देखो, आ जाओ। स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स, याद आ रहा है। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एसर्टेन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब ये होता है कि आप, और अनएसर्टेन का मतलब अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको सेल करना है, जब आपको डिलीवरी ट्रांसफर करनी है, तब गुड्स एसर्टेन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर गुड्स एसर्टेन नहीं होगा, मतलब सेलर को पता ही नहीं कि क्या भेजना है, तब तक ओनरशिप कहां से, मतलब उसको भेजी नहीं जाएगी। तो पहली बात तो है कि गुड्स आपका क्या होना चाहिए, एसर्टेन्ड होना बहुत जरूरी है। वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले हो या कॉन्ट्रैक्ट के आफ्टर हो। ठीक है, तो गुड्स मस्ट बी एसर्टेन, पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एज पर द सेक्शन 18 इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द अनसर्टेन गुड्स, sale of the uncertain goods, the property in a goods does not pass the buyer unless until the goods are ascertained. Unascertained goods को हम क्या करते हैं, ascertain करते हैं। ठीक है, देखा था कि not identified को क्या बोलते हैं, unascertained। उसको हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अनएसर्टेन गुड्स में नॉट पास टू बायर। ठीक है, प्रॉपर्टी नॉट पास टू बायर। ठीक है, अनटिल द गुड्स एसर्टेन, जब तक वो गुड्स एसर्टेन में नहीं आ जाता। Under a contract, B was entitled to a teak tree for more than 12 inches width. The stump of trees, after getting hit to be 3 inches high, it was held that property in a timber that was cut could pass to B when trees were felled. Till the trees were felled, they were not ascertained. सिंपल सी बात है, आपको ट्री में से क्या करना है, कट करके वुड क्या करना है, किसको देना है भैया, दूसरे बंदे को देना है। अब जब तक ट्री अटैच टू लैंड है, ठीक है, या जब तक ट्री के वो जो आप 12 इंचेस के आपको जो वुडन देना है, ठीक है, जब तक वो 3 इंचेस वाला वुडन नहीं बन जाता, तब तक क्या है भैया, तब तक वो एसर्टेन नहीं है। जब तक वो गुड्स रेडी नहीं हो जाता, तब तक वो एसर्टेन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट एसर्टेन माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ऑफ सच ट्रांसफर। देखो दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए पहली चीज कि गुड्स एसर्टेन होना चाहिए। गुड्स से डिसाइड नहीं होगा तो आप सेल क्या करोगे। तो पहली बात, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। दूसरा, दोनों का इंटेंशन होना चाहिए, हाँ भैया हम कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। अदरवाइज क्या बोलेंगे, जबरदस्ती बोलेंगे। जबरदस्ती होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल होता है। याद है क्वेश्चन वाला पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, इंटेंशन मतलब फ्री कंसेंट भी बोल सकते हो, इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ specific or ascertain goods in the property in them transferred to the buyer at a such time as the parties contract intended to be transferred. कब ट्रांसफर होगा, as the parties to be contract intended to be transferred. intended मतलब उनका इंटेंशन है, कब ट्रांसफर होगा, गुड्स द प्रॉपर्टी transferred to buyer at such a time. ठीक है, the intention of sell parties is ascertained from the terms of the contract. terms of the contract से अपन को पता चलता है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज अपने को पता चलता है। क्या इंटेंशन पता चलता है, आज सेल करना है, कल सेल करना है, कब सेल करना है। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस व्हेन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी एसर्टेन। जब इंटेंशन पता नहीं चलता, जब पार्टी कब सेल करना चाहती है वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तब क्या होगा, रूल कंटेन इन सेक्शन 20 to 24 आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। अब देखो मैं दोनों एग्जांपल देता हूं। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको आज दोपहर में ये चीज को बेचूंगा, आप लेने आ जाना और पेमेंट लेके आना। एकदम से मतलब उसमें क्या है, गुड्स एसर्टेन भी है, इंटेंशन भी है, और अपने को क्या है भैया, देखो अपने को क्या, अपने को पता भी है कि कब ट्रांसफर करना है। ठीक है, द इंटेंशन कैसा है भैया, इंटेंशन एसर्टेन्ड है, मतलब इंटेंशन अपने को पता है, हाँ भैया अपने को इंटेंशन पता है कि कब सेल करना है। बट जब इंटेंशन नहीं पता होता तो तब अपने को क्या करने का, सेक्शन 2024 को अप्लाई करने का। अब आप बोलोगे भैया इंटेंशन पता नहीं होगा, ऐसा कैसा केस होगा। ठीक है, ऐसे कैसे होगा बेटा, देखो मैंने आपको बोला कि मैं तुम्हें अपना फोन बाय करूंगा, अरे मैं तुम्हें अपना फोन सेल करूंगा। ठीक है, बट मैं फोन को अभी क्या करवा रहा हूँ, रिपेयर करवा रहा हूँ। मैं अभी फोन रिपेयर करवा, अभी रिपेयर नहीं हुआ, तो जब रिपेयर हो जाएगा तब सेल करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे
डेट या टाइम कुछ आपको पता चल रही है? नहीं पता चल रही। मतलब यहाँ पे आपका क्या है भैया, इंटेंशन पता नहीं चल रहा कि कब सेल होना है, तो आपको क्या करना है, रूल 22-24 को अप्लाई करना है। चलो तो हम देख क्या रहे थे, पहले वो देख लेते हैं। हम देख रहे थे कि कब आपका ओनरशिप ट्रांसफर माना जाएगा। पहली केस जब गुड्स एसर्टेन होना चाहिए, दूसरा केस इंटेंशन आपको पता होना चाहिए कि कब सेल करना है, उस टाइम पे आपका ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ऐसा माना जाएगा। बट अगर आपको पता नहीं चलता कि इंटेंशन कब है सेल करने का, तो आपको रूल अप्लाई करोगे सेक्शन 20-24। अब आप बोलोगे सेक्शन 20-24 क्या है, तो चलो उसको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। नहीं बेटा, सेक्शन याद नहीं करोगे तो चलेगा। चलो लेट्स गो, आ जाओ बेटा। अब देखो, अभी अपन क्या कर रहे हैं, जब इंटेंशन पता नहीं है कि कब सेल करना है, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक गुड्स के बारे में आ जाओ। अब स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के पहले गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक गुड्स अगर वो स्पेसिफिक गुड्स कैसा है भैया, रेडी टू डिलीवर। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, रेडी टू डिलीवर। रेडी टू डिलीवर मतलब डिलीवर करने के लिए क्या है, रेडी है। स्पेसिफिक गुड्स का मीनिंग समझ में आया? हाँ भैया। अब वो रेडी टू डिलीवर है, ठीक है, तो आप कब मानोगे कि ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हुई है, तो कौन सा पॉइंट आएगा जब अपन मानेंगे, चलो पढ़ते हैं। In an unconditional contract for the sale of the specific goods in deliverable states, the property in goods passes to the buyer when contract is made. When contract is made, जब contract made करोगे तब अपन बोलेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के पहले आपने एसरटेन कर दिया, और वो अभी डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब वो रेडी टू डिलीवर है, आपको देने के लिए रेडी है भैया। आपने देखो, आपने मेरी दुकान पे आया, बोले ये चीजें चाहिए, मैंने रेडी कर दिया, पैक कर दिया, बोला लेके जाओ, ठीक है। आप बोले मेरे को बाजार में काम है, मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, मैं बाद में लेके जाऊंगा। अब देखो, अब कुछ हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको सेल कर दिया, ठीक है, गुड्स रेडी टू डिलीवर था। हाँ भैया, आप लेके नहीं गए, आप बोला मैं बाजार में जाके आ रहा हूँ, तो ये आपकी भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स रेडी टू डिलीवर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है। मैं कम हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, एंड इट इज इमटेरियल, देखो, एंड इट इज immaterial whether the time of the payment payment of a price or payment or delivery time of delivery of the goods or both is postponed। ये कोई मैटर नहीं करता, मतलब मैंने देखो पैक करके रखा, रेडी करके लिखा, मैंने आपको दे रहा था, आप बोले एक काम करो आप रखो, ठीक है, मैं बाजार में घूम के आता हूँ। देखो, आई वॉज रेडी टू डिलीवर, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में है, हाँ, बट आपने डिलीवरी ली नहीं ली, मतलब डिलीवरी पोस्टपोन हुई, ठीक है, बट फिर भी गुड्स किसकी ओनरशिप आपको मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि आप गुड्स रेडी टू डिलीवर है और स्पेसिफिक गुड्स है, तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। इवन आपने ऐसा बोला कि मैं गुड्स लेके जा रहा हूँ, ठीक है, या गुड्स रख के जा रहा हूँ, और पैसा भी मैं वापस आऊंगा तब दूंगा, ठीक है, पैसा भी, इवन दोनों भी डिले किए हो तो भी यहाँ पे रिस्क किसका हो जाएगा, बायर का। क्यों? क्योंकि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ, ठीक है। गुड्स आर सेड टू बी डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू टेक डिलीवरी, मतलब
डिलीवरेबल स्टेट में कब मानेंगे, तब मानेंगे जब बायर बाउंड हो जाता है लेने के लिए। मतलब बाउंड कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अगर मैंने गुड्स को रेडी करके रख दिया है टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, तो बायर क्या है, बाउंड है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे डिलीवरेबल स्टेट में होना। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। लेट्स गो नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बात कर, मतलब अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। मतलब आपने, ठीक है, मेरे को आके बोला कि भैया आपकी दुकान से मुझे ना ये चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स है। आपने बोला ये वाले चावल चाहिए 2 kg चाहिए, ये वाले मुझे चीनी चाहिए 5 किलो चाहिए। आपने मुझे लिस्ट दे दिया और आपने मुझे बता भी दिया कि यही चाहिए, मतलब गुड्स स्पेसिफिक है। बट मुझे ये बताओ क्या डिलीवरेबल स्टेट में है, नहीं है, क्योंकि बहुत ग्राहकी थी, मैंने अभी तोल के नहीं रखा था। ठीक है, तो अब मैंने ऐसा बोला कि वो बोले कि आपने क्या बोला कि मेरे को बाजार में काम है, मैं घूम के आता हूँ। आपने क्या बोला, मैं बाजार में मेरे को काम है, मैं घूम के आता हूँ, रेडी हो जाए तब मेरे को बता देना, रेडी हो जाए तब मेरे को बता देना। मैंने बोला ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स है बट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, चलो पढ़ते हैं। Where there is a contract of a sale of specific goods and the seller is bound to do something to do goods for the purpose of putting them into deliverable state। मतलब सेलर बाउंड है कुछ करने के लिए, क्यों करने के लिए, टू गुड्स फॉर पुटिंग इनटू डिलीवरेबल स्टेट। मतलब अभी मुझे कुछ करना बाकी है डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए। मतलब चीनी का मैं पूरा बोरी तो नहीं दे दूंगा ना, मुझे 5 kg देना है तो उसमें से मेरे को निकालना पड़ेगा। मतलब सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, मेरे को कुछ करना बाकी है डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल, प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन। मतलब जब तक मैं पैक करके रेडी नहीं करूंगा तब तक वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आना जरूरी है अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, मतलब बायर को हमें नोटिस करना पड़ेगा कि भैया आपका गुड्स रेडी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स में 2 चीजें बताई, पहली स्पेसिफिक गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब रेडी टू डिलीवर है, तो ओनरशिप एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्पेसिफिक गुड्स है बट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो मैं डिलीवरेबल स्टेट में लाऊंगा, और मैं लाऊंगा तो वो तो भगवान तो है नहीं कि उसको पता चल जाएगा बायर को, मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि डिलीवरेबल स्टेट में आ चुका है और उस टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स गो नेक्स्ट वाला, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू समथिंग दैट टू इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्राइस। अब देखो, अब देखो, आपने बोला ठीक है, आपने, मैं हूं भैया, कौन हूं मैं, क्या करूंगा, मैं क्या बना रहा हूं आपके लिए, क्या बनाऊंगा, मैं आपके लिए बना रहा हूं भैया फर्नीचर वाला हूँ। ठीक है, मैं हूँ फर्नीचर वाला। आपने मुझे आइडिया दे दिया ये करना है, ये करना है। ठीक है, आपने मुझे कलर चूज करके दे दिया, आपने मुझे सनमाइका चूज करके दे दिया, आपने मुझे वुड चूज करके दे दिया, और आपने मुझे सारी चीजें दे दी, पूरा प्लान दे दिया, क्या क्या चूज मटेरियल यूज करना सब दे दिया। ठीक है, ठीक है, गुड्स एकदम से स्पेसिफिक हो गया, आपने मुझे डिजाइन बता दी, मेरे पास जो बना पड़ा था वो बता दिया कि यही डिटो डिट बनाना है बट मटेरियल ये यूज करना है, मतलब स्पेसिफिक गुड्स है। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स है। ठीक है, ओके, नहीं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू समथिंग दैट टू, ओके 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 ओके, आपने मुझे बता दिया। ठीक है, वही चीज आपने जो एग्जांपल कर रहे हैं वही कंटिन्यू है। ठीक है, तो आपने मुझे सारी चीजें बता दी और मैंने क्या किया, आपने जैसे बोला ऐसा मैंने टेबल को रेडी कर दिया। मतलब गुड स्पेसिफिक है, हाँ भैया, डिलीवरेबल स्टेट में है, हाँ, मतलब मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे को अभी प्राइस नहीं पता है, मेरे को अभी प्राइस नहीं पता है, मतलब मेरे को अभी क्या करना है, कैलकुलेशन करना बाकी है। देखो, आपका टेबल बन गया, आपके सामने पड़ा है, आपका टेबल बन गया है, आपके सामने पड़ा है, गुड स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, बट मुझे आप बोल रहे भैया कितना दूं, तो मैंने बोला 1 मिनट रुको यार, मेरे को प्राइस डिसाइड करना है। मतलब मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं किया कि कितना खर्चा हुआ, मैं आपको हिसाब करके बताता हूँ कि कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार अब अभी बहुत ना मेरे को काम है, आप ना 2 घंटे के बाद आइए। तो आपने बोला कि एक काम करना, आप मेरे को कॉल करके बता देना कि कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो मैं आऊंगा, पैसे दे दूंगा और ये लेके जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस पता नहीं थी। तो अब इस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, तब ट्रांसफर होगी जब मैं प्राइस डिटरमाइन करूंगा और उसको कॉल करके बता दूंगा। प्राइस डिटरमाइन करूंगा और कॉल करके बता दूंगा कि भैया इतना खर्चा हुआ। समझ में आई बात? चलो, इफ देयर इज एन if there is a contract for sale of a specific goods in a deliverable state but the seller is bound to wait, measure or taste or do something other act or things which refers to
द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ द प्राइस, मतलब अभी भी मुझे कुछ करना बाकी है, ठीक है। सेलर इज बाउंड टू डू मतलब मेरे को कुछ करना बाकी है, क्या करना बाकी है, प्राइस डिटरमाइन करना। तो ऐसे केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, कब तक नहीं ट्रांसफर होगी, जब तक प्राइस डिटरमाइन नहीं होगी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप नॉट पास अंटिल such act or thing is done and buyer has notice thereof, मतलब जब तक मैं प्राइस डिटरमाइन नहीं करूंगा और उसको नोटिस नहीं दूंगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पे था आपका स्पेसिफिक गुड्स वाला, ठीक है। मैं अपने हिसाब से एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे अलग एग्जांपल दिया, आप जरूर से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे तीन चीजें आती है स्पेसिफिक गुड्स में, क्या आती है, तीन चीजें आती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स में, अब ये रेडी टू डिलीवर को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक गुड्स की, मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपन ने पढ़ी तीन चीजें। अल्लाह रुको सुनो रे, क्या थी तीन चीजें, मैं समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक गुड सब में है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख लेता हूँ, तो भी स्पेसिफिक गुड को एस जी लिखूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स रेडी टू डिलीवर, रेडी टू डिलीवर, डिलीवरी के लिए रेडी है। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको लिखना है तो मेरे साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत इजी रहेगा, इतना पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अब दूसरा क्या था भैया, आपका गुड्स एसर्टेन नहीं है। देखो स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट मतलब अभी डिलीवरेबल स्टेट में वो नहीं है, मतलब आपको गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। तो कब होगा, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा और आपने नोटिस दे दिया, और आपने बायर को नोटिस दे दिया। देखो पुटिंग इनटू डिलीवरेबल स्टेट एंड बायर नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आ जाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग इन डिलीवरेबल स्टेट, पुटिंग इन डिलीवरेबल स्टेट एंड नोटिस टू बायर। तब क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन स्पेसिफिक गुड्स, अल्लाह जी जी नहीं एस जी, स्पेसिफिक गुड्स रेडी टू डिलीवर, रेडी टू डिलीवर, ठीक है। मैंने ऊपर वाला का थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, स्पेसिफिक गुड्स रेडी टू डिलीवर, और उसमें क्या था, प्राइस इज नॉट एसर्टेन, प्राइस टू बी एसर्टेन्ड, एसर्टेन मतलब फाइंड आउट करना अभी बाकी है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, प्राइस जब एसर्टेन हो जाएगी, प्राइस एसर्टेन्ड एंड क्या हो जाएगा, नोटिस टू बायर, नोटिस टू बायर। तब क्या होगा, आपका ओनरशिप ट्रांसफर होगा। आई होप आपको ये तीन चीजें समझ में आई होगी। समझे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सारांश स्पेसिफिक गुड्स का, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स का ये देखने का कब, ये कब देखोगे, ये तब देखोगे जब आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, ठीक है। तब आप ये 22-24 सेक्शन का यूज करोगे। चलिए, तो ये था आपका स्पेसिफिक गुड्स वाला। अब देखते हैं अनएसर्टेन गुड्स, मतलब अगर आपका अनएसर्टेन गुड्स है तो आपका ओनरशिप कब ट्रांसफर माना जाएगा। स्पेसिफिक गुड्स का तो मतलब समझ में आता है, हाँ भैया गुड्स एकदम से स्पेसिफाई था, बट जब गुड्स स्पेसिफाई नहीं है तो ओनरशिप कब मानेंगे। चलो आ जाओ पढ़ते हैं उसको। Where there is a contract of a sale of uncertain goods or a future goods by description, and a goods of that description and its deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by seller with assent of the buyer or by buyer with the assent of the seller. The property in a goods therefore upon passes to buyer, such assent may be expressed or implied and may be given either before or after of the operation of the made.
ठीक है, पूरा मैं फिर से पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ। वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, या तो फ्यूचर गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बाय डिस्क्रिप्शन एंड द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से अब पता चल गया कि ये चीजें चाहिए, बट एग्जैक्टली अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, अनएसर्टेन, एसर्टेन नहीं हुआ है। एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय सेलर, और क्या किया, डिलीवरेबल स्टेट में उसको लाया गया, कैसे, उसको अप्रोप्रिएशन करके, अप्रोप्रिएशन करना मतलब क्या, गुड्स को सिलेक्ट करना, गुड्स को सिलेक्ट किया, किसने सिलेक्ट किया, आइदर बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर, या तो सेलर ने सिलेक्ट किया और बायर की परमिशन ले ली। अब देखो इसमें क्या होता है, फ्रूट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब अभी पता नहीं है कि आपको कौन सा फ्रूट लेना है, मतलब फ्रूट कौन सा लेना है वो पता है, ठीक है, बनाना आपको लेने हैं, बट कौन से बनाना लेने हैं, ठीक है, वो नहीं पता है, मतलब उसमें से बहुत सारे पड़े, उसमें से कौन से लेने वो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अब क्या किया, आइदर बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर, मतलब सेलर ने आपको दिखाया, सामने वाले ने दिखाया, भैया ये लोगे, ये लोगे, ये अच्छा है, देखो देख लो, ये अच्छे रखूं मैं, आपने बोला हाँ, तो ये क्या हो गया, एसर्टेन गुड्स हो गया, अनएसर्टेन में से एसर्टेन हो गया। तो क्या हो गया, डिलीवरेबल स्टेट में कैसे आएगा, दो तरीके से, एक, सेलर ने आपको पूछा भैया ये देखो अच्छे में रखूं, आपने बोला हाँ, तो ये क्या हो गया, आपने हाँ बोल दिया, मतलब एसर्टेन हो गया। और क्या हो सकता है, और बाय बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर, या तो आपने सेलर को पूछा कि मैं इसमें से उठाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सही है, मेरे को ये चाहिए, उन्होंने बोला हाँ ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपने वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से एसर्टेन गुड्स में कन्वर्ट होगा, एक एसेंट मतलब क्या, एक्सेप्टेंस, अगर नहीं पता या नहीं याद रहता तो लिख सकते हो, एसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेप्टेंस, अपनी बुक है कुछ भी लिख सकते हो भैया, अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो लिखो, ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है बेटा, लिखोगे तो सीखोगे, ठीक है। चलो, तो आइदर बाय सेलर, या तो सेलर सेलर बायर की परमिशन से एसर्टेन करेगा, या तो बायर सेलर की परमिशन से एसर्टेन करेगा। द प्रॉपर्टी इन गुड्स देयर अपॉन पासिस टू बायर, और उस टाइप पे क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, उस टाइप पे। सच एसेंट में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, वो एसेंट, एसेंट का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस, या तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इंप्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस, या तो आपको पूछ लिया कि भैया ये लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अच्छे आपको रखूं, ठीक है, तो सामने वाले बायर ने बोला कि हाँ भैया रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और इंप्लाइड मतलब क्या है कि आपने ऐसा बोला अच्छे अच्छे सही वाले दो, तो आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, और रख रहे हो, तो आप वहां पे खड़े थे, अगर आपको नहीं लेना था तो आप ना बोल सकते हो, बट आपने इंप्लाइड, इंप्लाइड का मतलब आप वहीं पे चुपचाप खड़े रहे, बट आपने हाँ बोल दिया, वैसा माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो एक्सप्रेस या तो इंप्लाइड, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। एंड मे बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर अपोर्शन इन द गुड्स। In case of transfer of the property from buyer to seller, when the goods are unascertained, the ascertainment and unconditional apportion in the contract are two pre. जब goods क्या होता है, when goods are unascertained, तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो गुड्स को आपको एसरटेन करना पड़ेगा, एंड वो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें, एसरटेन होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ इसमें और कोई यूनिट अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स इन इंटेंशन ऑफ, ठीक है, ठीक है, अप्रोप्रिएशन का मीनिंग यहाँ पे आपको दिया है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि म्यूचुअल कंसेंसस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिलेक्शन, जैसे अपन क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन, और इसमें क्या होता है, दोनों का कंसेंट होता है, कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर, कंसेंट मतलब क्या होती है, परमिशन, ठीक है। तो ये अनएसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन में जब एसर्टेन होगा, एसर्टेन कैसे होगा, या तो सेलर बायर की परमिशन से करेगा या बायर सेलर की परमिशन से करेगा, ठीक है। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने अपना एग्जांपल दिया है, ये वाला एडिशनल है, आप जरूर से कर सकते हो। डिलीवरी टू कैरियर, आ जाओ। Where a pursuance of the contract, the seller delivers goods to the buyer or to carrier or other bailey for the purpose of a transmission to the buyer, does not reserve the right of disposal. He is deemed to have been appropriation the goods for the purpose of the contract. मतलब अगर सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया, या तो सेलर ने वो क्या भैया ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे दिया, तो उस केस में जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन वाले के हाथ में आएगा, यहाँ पे सेलर के पास अब कोई भी राइट नहीं रहेंगे, ओनरशिप नहीं रहेगी, मतलब राइट भी नहीं रहेगा, और राइट भी नहीं रहेगा, ओनरशिप नहीं रहेगी, तो रिस्क भी नहीं रहेगा, मतलब अगर कुछ भी चीज होती है तो वो बायर का होगा। सिंपल सी बात है, अगर सेलर ने बायर को दे दिया या तो ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे दिया, उस टाइम पे सेलर की ओनरशिप खत्म और उसका रिस्क भी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, व्हेन गुड्स आर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब कई बार होता क्या है,
अगर आप कहीं पे कोई चीज परचेज करने गए, ठीक है, कोई चीज परचेज करने गए, ठीक है, और आपको लगा कि यार ये चीज मैं लूं या ना लूं, बट वो दुकान वाला आपको पहचानता था। फॉर एग्जाम्पल आपको शर्ट लेने थे, आपको पांच शर्ट पसंद आए, उसमें से आपको तीन लेने थे, पांच में से तीन लेने थे, ठीक है। तो दुकान वाले ने क्या बोला, एक काम करो, घर पे लेके जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ, ठीक है, वीडियो कॉल करके, ठीक है, और फिर आपको जो पसंद है वो रखना, बाकी वाले मेरे को वापस दे देना। मतलब सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, या तो आप रख लोगे या तो आप वापस दे दोगे, ठीक है, उस बेसिस पे आपको दिया, तब ओनरशिप कब मानी जाएगी? सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। अब इसमें देखो सेल कब होगा, जब सामने मतलब जो लेके गया, मतलब आप अगर पांच शर्ट घर पे लेके गए, तो आपने उसको नोटिस दे दिया, मतलब कॉल करके बोल दिया, आइला मेरे को ना पांच में से ये तीन रखे, दो नहीं रखे, मतलब जब आपने बोल दिया ओनरशिप ट्रांसफर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसके दो तीन अलग भी केसेस दिए हैं, ठीक है, उसमें आपको टाइम भी देते हैं, ठीक है, कि भैया 2 दिन में वापस देके जाना, वरना मैं समझूंगा तूने परचेज कर लिया, ठीक है, तो वैसा भी होता है। तो अगर आप 2 दिन में नहीं वापस करने आए, तो वो ऑटोमेटिक समझ लेगा कि आपने परचेज कर लिया, तो अगर फिर कुछ होगा तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो 2-3 केसेस दिए, बहुत ईजी वाले, चलो पढ़ते हैं। In order to push up the cell, मतलब सेल को पुश करने के लिए जनरली देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग गुड्स टू द कस्टमर विद द क्लियर आउट अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज ऑप्शन टू अप्रूव, ही हैज ऑप्शन टू अप्रूव और रिटर्न द गुड्स विद इन अ गिवन पीरियड। मतलब आपको कोई टाइम देगा कि 2 दिन के अंदर मेरे को बता देना तेरे को चाहिए या नहीं, तू लेके जा, बट 2 दिन के अंदर बता देना, अगर 2 दिन के अंदर नहीं बताएगा मैं समझूंगा तूने ले लिया, ऐसा होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज अ अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न। इन सच केसेस द ट्रांजैक्शन डज नॉट कल्टीमेट इनटू शेल अंटिल द गुड्स आर अप्रूव्ड, मतलब वो सेल नहीं है, ठीक है, जब तक वो अंटिल द गुड्स अप्रूव्ड बाय द कस्टमर एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स स्टिल रिमेन विद द सेलर, ठीक है, जब तक वो कस्टमर क्या नहीं करता, अप्रूव नहीं करता, तब तक वो सेल नहीं माना जाएगा। और कोई चीज है अप्रूवल ऑफ द सेलर है, ठीक है। अब इसमें तो और कुछ हाईलाइट करने एक मिनट, डज नॉट से करना चाहिए था मेरे को। द ट्रांजेक्शन डज नॉट culminate into sell until the goods are approved, ठीक है। आज मतलब जब तक अप्रूव नहीं देगा, मतलब जब अप्रूव देगा तब सेल मान लेंगे। चलो अब यहाँ पे व्हेन ही सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, मतलब जब बायर ने एक्सेप्टेंस दे दिया, देखो आपको दिए शर्ट कि आप रखो और 5 दिन के अंदर मेरे को बता देना, 5 शर्ट लेके जाओ, 5 दिन के अंदर बता देना कि आपको चाहिए कि नहीं। अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे दिया, तो कब सेल माना जाएगा? जब आपने एक्सेप्टेंस दिया। तो पहले वाला केस है एक्सेप्टेंस वाला, ठीक है। व्हेन ही सिग्निफाइज इज अप्रूवल, जब आप अप्रूवल दोगे तब सेल माना जाएगा। दूसरा, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट अडोप्टिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या है, ठीक है, हाँ, दूसरा क्या है, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट अडोप्टिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे पता चल गया कि भैया आपने रख लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस दिन पे लेके गए उसके 3rd डे पे आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, और आपने मुझे क्लियरली बताया कि इस 5 में से ना मेरे को एक शर्ट चाहिए और मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे पहनना है, ठीक है। तो ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, आप मेरे इंस्टा पे थे, और अब 3rd डे था, आपने कोई अप्रूवल नहीं दिया था, बट आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, ठीक है, कुछ फोटोज आपने अपलोड किए, कुछ नहीं भी किए शायद, क्यों मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो आपने कुछ फोटोज अपलोड किए और मैंने देखा आइला ये तो मेरी दुकान का शर्ट है, इसका मतलब क्या है, आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे मेरे को समझ में आ गया उसने ये शर्ट ले लिया। अब वो शर्ट जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, और आप मेरे पास लेके आ जाते हो, मैं क्या करूंगा, कान के नीचे 2 बजाऊंगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मैं बजाऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये शर्ट भैया किसी के साथ घूम गया है, ठीक है, उसकी खुशबू आ रही है, तो उसको आप अभी अपने घर पे ही रखो, ठीक है, उसको अपने घर पे ही रखो, क्योंकि ये आपने परचेज कर लिया, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी शर्ट को पहन के घूम रहे थे भैया, तो आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे मेरे को पता चल गया कि आपने उसे अप्रूव कर लिया, ठीक है। ठीक है, देखो ये एक वाला एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ए सेंड 50 टन ऑफ सीमेंट टू बी, ए ने बी को सीमेंट दिया कि भैया तेरे को अच्छा लगे तो अप्रूव करना, विद द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर तू मेरे को बता देना तेरे को चाहिए कि नहीं, ठीक है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बट बी यूज द सीमेंट, आई यूज कर लिया भैया, सीमेंट यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, उसने एक्सेप्ट कर लिया तभी तो यूज किया, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, if he does not signify his approval or acceptance to the seller but remain the goods without giving a notice of rejection, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको बोला 5 दिन के अंदर मेरे को बता देना कि इसमें से आपको कौन से सेट रखने हैं,
इफ द टाइम हैज बीन फिक्स्ड, टाइम हैज बीन फिक्स्ड, टाइम आपका फिक्स था किसके लिए, रिटर्न करने के लिए, टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न एंड सच टाइम एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, और वो टाइम खत्म हो गया। मतलब मैंने आपको बोला 5 दिन के अंदर मेरे को बता देना क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। आपने 5 दिन के अंदर मेरे को कॉल नहीं किया, ठीक है, जैसे ही 5 दिन खत्म हो गए मैं क्या मानूंगा आपने सब रख लिए, क्योंकि मैंने आपको 5 दिन का टाइम दिया था। अगर आपने 5 दिन के अंदर मेरे को ये नहीं बोला कि कौन सी चीज रिटर्न कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि सारी चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है भैया जब आपका टाइम खत्म हो जाता है तब। तो सेल और रिटर्न बेसिस में 3 चीजें, पहली जब आपने कॉल करके बता दिया मैं ये शर्ट रख रहा हूं, उसी टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर। दूसरी चीज आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे पता चलता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तीसरा आपको टाइम दिया था कि भैया 5 दिन के अंदर बता देना, अगर आपने 5 दिन के अंदर नहीं बताया तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप तो यार 20-20 दिन के लिए शर्ट अपने घर पे रखो, उसको तो धंधा करना है ना, तो उसको तो गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए बेचारे को धंधे करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो उससे सेल माना जाएगा। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ मतलब ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरइन ट्रांसफर टू द बायर, मतलब जब तक गुड्स रिमेन एट अ सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी रिमेन ट्रांसफर टू बायर, मतलब जब तक बायर की ओनरशिप नहीं आ जाती तब तक सेलर का रिस्क रहेगा, ठीक है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर द डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी व्हेन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बायर, व्हेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बायर, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ओनरशिप। मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे ओनरशिप, 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 ठीक है। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है किसको, बायर को, द गुड्स आर एट अ बायर्स रिस्क, गुड्स किसके रिस्क में आ जाएगा, बायर के रिस्क में। अगर गुड्स को कुछ होगा तो रिस्क किसका माना जाएगा, बायर का। वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, मतलब डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। स्पेसिफिक गुड्स में अपन ने देखा था रेडी टू डिलीवरेबल स्टेट में, मैंने आपको बोला लेके जाओ, आप बोले नहीं लेना है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, यस। अब डिलीवरी नहीं हुई है बट रिस्क किसका, आपका। समझ में आया, यो लेट्स गो। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स कोई बिगड़ गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, गुड्स पेरिसेबल बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी के पहले गुड्स बिगड़ चुका था। मैंने आपको बोला कि भैया मैं आपको 12 बनाना दूंगा, बट आप जब लेने आए, जब आपका मतलब जब अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना था, आप बोले हाँ मैं 12 बनाना लेने के लिए रेडी हूँ, बट तभी मेरे को पता था कि मेरी शॉप में जो बनाना पड़े वो एकदम से बिगड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ रिस्क किसका है, ऑब्वियसली मेरा है, मैं फ्रॉड करने चला था, ठीक है। तो भैया ये क्या है, where there is a contract for sale of a specific goods the contract is void, contract is a void if the goods without the knowledge of the seller have at a time when the contract was made perished, perish मतलब बिगड़ जाना, ठीक है, पेरिसेबल वाली चीज, and become so damaged no longer answer to the, अब मैं void को ना अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा मेरे को। अब देखो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बनाना बिगड़ चुका है, मतलब खाने वाला बनाना जो है वो क्या हो चुका है भैया, बिगड़ चुका है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो 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 मेरे वीरू आज मेरी कहानी, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि बनाना बिगड़ा हुआ है और मैं आपको चिपकाने चला हूँ तो उसे क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे। बट मेरे को नहीं पता है कि बनाना बिगड़ा हुआ है, बट फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर मेरे को पता चला आई ला बनाना तो बिगड़े हुए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर इंटेंशनली मैं करूंगा तो मैं भैया कोर्ट में जाऊंगा, फंस जाऊंगा, जेल में जाऊंगा। समझ में आई बात को, ये अगर अनइंटेंशनली होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड, क्योंकि जिस जो सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो चुका है भाई। कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है पढ़ा था, याद है, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। भैया याद है कि नहीं, पढ़ा करो आज। नेक्स्ट, गुड्स पेरिसेबल बिफोर सेल बट एग्रीमेंट टू, बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब देखो, अब सुनो मेरे वीरू, यहाँ पे हमने एग्रीमेंट टू सेल किया, एग्रीमेंट टू सेल, और यहाँ पे हुआ सेल, यहाँ पे होना था सेल, ठीक है। इस बीच में गुड्स क्या हुआ, गुड्स भैया पेरिश हो गया, मतलब बिगड़ गया। गुड्स क्या हुआ बेटा, बिगड़ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, मेरे को ये बताओ, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, नहीं यार नहीं होती। ओनरशिप कब होती है, सेल के टाइम पे, यानी कि जब गुड्स बिगड़ा तब ओनरशिप किसकी थी, सेलर की, तो रिस्क किसका, सेलर का, सी बात है भैया, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है, आ जाओ, लेट्स गो, आ जाओ, क्या दिया, where there is an agreement to sell a specific goods and subsequently goods without any fault on part of the seller or a buyer, मतलब
किसी का भी फॉल्ट नहीं था, ना तो बायर का ना तो सेलर का। वो क्या हो गया, बिगड़ गया, या तो क्या हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डैमेज, डैमेज हो गया। ठीक है, और नो लॉन्गर टू आंसर टू द डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट, मतलब जैसा एग्रीमेंट में दिया था ऐसा अब वो गुड्स नहीं रहा। बिफोर द रिस्क पासिस टू बायर, इसका मतलब ये होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, उसके पहले बिगड़ गया। ठीक है, एग्रीमेंट इज देयर बाय वाइड, एग्रीमेंट कैसा होगा, वाइड होगा, वाइड 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 वाइड, रिस्क किसका होगा, सेलर का। ठीक है, अनएप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड नॉट ऑन अ सर्टेन और जेनेरिक गुड्स। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स होगा तभी, असर्टेन गुड्स होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, अनएसर्टेन में नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं था कौन सा सेल करना है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भैया मुझे आपको जो बनाने देने थे ना वो बिगड़े हुए ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी बिगड़े हुए तो भी वाइड हो जाएगा। आप बोलोगे कि बाद में बिगड़ गए तो भैया वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अनएसर्टेन गुड्स में वैसे भी नहीं लगेगा, एसर्टेन में ही लगेगा, क्योंकि पता होगा कि यही वाला देना है, तब देखा जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अपन बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए, 3 एग्जाम्पल दिए हुए। ठीक है, आप इसे ट्रांसफर होता है भैया, रिस्क कब ट्रांसफर होता है, जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब। अगर पेरिसेबल चीज है, अगर क्या है, थोड़ा सा जूम करो, क्या जूमा जूमी जिम आ जा, हाँ हाँ बस ये सही है। अगर क्या है भैया, गुड्स पेरिसेबल बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले गुड्स बिगड़ गया, ओ माय गॉड, लेको रह गया, नहीं हो रहा ना, ओके। कॉन्ट्रैक्ट से पहले गुड्स बिगड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट से पहले गुड्स बिगड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड, कॉन्ट्रैक्ट वाइड, एग्रीमेंट टू सेल, सिंपल सी बात याद रखो, सेल के पहले अगर गुड्स बिगड़ गया, एग्रीमेंट वाइड। जाने दो, एक लाइन में सोच लो, सेल के पहले अगर गुड्स बिगड़ गया, वाइड। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल के बीच में, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, यहां पे होने वाला सेल, सेल के पहले, सेल के पहले ही बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा, वॉइड। अगर एग्रीमेंट टू सेल नहीं हुआ और ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके पहले बिगड़ गया, इधर 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 तो भी वॉइड। इसका मतलब ये होता है कि सेल, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एक्चुअल सेल जब होता है, एक्चुअल सेल जब होता है, उसके पहले अगर बिगड़ गया तो भैया क्या हो जाएगा, वो इड। ठीक है, सर अगर बायर कुछ परचेज करे, कुछ परचेज किया, इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप आए मेरी दुकान से और आपने 2 बिस्किट के पैकेट लिए, मतलब आपने कोई चीज परचेज करी, ठीक है, फिर क्या बोले, और डिलीवरी बाद में ले, और आपने बोला, आपने बोला मैं अपने बाबू सोना को घुमा के आती हूँ और बाद में बिस्किट लेके जाऊंगी। ठीक है, आपने क्या बोला, मैं घूम के आ रही हूँ और बाद में बिस्किट लेके जाऊंगी। इसका मतलब ये होता है भैया, स्पेसिफिक गुड्स है, हाँ भैया, रेडी टू डिलीवर, हाँ भैया, तो भैया ओनरशिप किसकी हो गई, बायर की हो गई। अगर कुछ हुआ तो रिस्क किसका, बायर को हुआ। इधर पढ़ा रहे, अल्लाह, ओ माय गॉड, ओरे 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 मोरे भैया, आ ये रहा, देखो ये हम हाईलाइट करके भी लिखवाए हैं, देखो देखो पहले वाला देखो, रेडी टू डिलीवर, बिस्किट रेडी टू डिलीवर है, आपने बोला मेरे को नहीं चाहिए, आपने बोला मैं बाद में लेके जाऊंगा या जाऊंगी, तो रिस्क किसका आएगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ओनरशिप मानी जाएगी। इसका मतलब ये होता है, आप बाद में लेके जाओ मेरे को क्या, ठीक है, ओनरशिप आपकी थी, कुछ हुआ आपका रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दूसरे में क्या है, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब अभी रेडी नहीं है, तो जब रेडी हो जाएगा और मैं आपको बोलूं कि आपका गुड्स रेडी है, तब आपका रिस्क आएगा, तब तक मेरा रिस्क है। दूसरा, स्पेसिफिक गुड्स है, रेडी टू डिलीवर है, बट मेरे को प्राइस पता नहीं है, तब भी ओनरशिप किसकी है, मेरी है, बट जब मैं आपको बोलूंगा इतनी प्राइस हुई और आप लेके जाओ, तब क्या होगा, तब ओनरशिप आपकी हो जाएगी। ठीक है, और आप रेडी होते हो कि हाँ भैया मेरे को परचेस करना है इसको। समझ में आया बात को, ये होता है ओनरशिप का फंडा, जहां पे ओनरशिप वहां पे रिस्क, जहां पे ओनरशिप वहां पे रिस्क। चलो चलो चलो, अभी क्या पढ़ना है, अभी कितना चीज है भाई, ओके इतना ही है, चलो पढ़ ही लेते, खत्म कर लेते आज ही। ओके, सेल बाय अ पर्सन नॉट ओनर, सेल बाय अ पर्सन नॉट ओनर। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेल बाय अ पर्सन नॉट अ ओनर। अब देखो, एक बात, सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो, जिसके आप ओनर नहीं हो, उस चीज को आपने बेच दी, उस चीज को आपने बेच दी। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने बड़े जुगाड़ू हो, देखो आप कितने बड़े जुगाड़ू हो, पता है आपने क्या किया,
आपके पास ना एक ऐसा बंदा था जो ना चाबियां बना सकता है, किसी भी कार की चाबी बना सकता है, किसी भी कार की। आई या आपने क्या किया भैया, आपने आप ऐसे बंदे को कांटेक्ट करते थे जिनको कार परचेज करनी होती है, जिनको कार परचेज करनी होती है, ऐसे बंदे को आप क्या कर रहे हो, फाइंड करते हो। आप OLX पे डालते हो हमको कार बेचनी है, ये कार वो कार, आप ना कुछ भी अलग अलग फोटो अपलोड करते रहते हो, तो बायर कोई भी कांटेक्ट करेगा, भैया कार परचेज करनी है। अब आपने क्या किया पता है, आपने देखा कि एक ऐसी जगह है जहां पे क्या है, जहां पे लोग क्या करते हैं, लोग अपनी कार पार्क करके जाते हैं, फ्री पार्किंग है, कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं है, फ्री पार्किंग है, वहां पे पार्क करके जाते हैं पूरी अपनी जॉब के लिए, शाम को वापिस आते हैं, फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, घर जाते हैं। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 100 से 150 गाड़ी का पार्किंग रहता है, जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जहां पे भैया आपकी कार पड़ी रहती है, मतलब आपकी मतलब जो जिनकी भी है उनकी कार पड़ी रहती है, वो शाम को आते हैं लेके जाते हैं। अब आपने क्या किया, मेरे को ये बताओ, क्या ये आपकी कार है? नहीं भैया, दूसरी की कार है, बट आपने क्या किया, OLX पे किसी भी ऐसे ही नंबर बिना आपने कार को अपलोड कर दिया कि ये कार बेचनी है, वो कार बेचनी है। अब किसी पर्सन ने बोला कि कार परचेस करनी है, आपने उसको बुला लिया, 11:30 बजे स्पॉट पे आ जाना, वो आ गया, आप उसको पार्किंग में लेके गए, ठीक है, और उसको 4-5 कार बताई कि ये 5 कार जो है ना मेरे क्लाइंट की है, उनको बेचनी है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, वो बोला टेस्ट ड्राइव चाहिए। अब देखो आपके पास एक ऐसा बंदा था जो नकली चाबी बना दे, आपने उस नकली चाबी से चाबी बनवा दी, ठीक है, और सबकी कार की 5 कार की आपके पास चाबी थी, आपने उसको टेस्ट ड्राइव दे दिया, उसको अच्छा लगा, वो बोला 3 लाख में परचेस करना है, आप बोला ठीक है भैया, जितने में लेके जाना है लेके जाओ, अपनी थोड़ी ना है। आपने 3 लाख में उसको कार बेच दिया, आपने 3 लाख में उसको कार बेच दिया, और आपने क्या किया, उसको चूना लगाया भैया, चूना लगाया, आप 3 लाख लेके भैया घर पे चले गए, ठीक है, गोवा एकदम से मस्ती में घूम रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे भैया, आप मस्ती में एकदम से घूम रहे हो। अब शाम को 6 बजे वो पर्सन आया, ठीक है, वो अपनी कार को ढूंढ रहा, आय ला मेरी वाली गई किधर कार, मेरी वाली गई किधर कार, ठीक है, वो ढूंढ रहा है, मिली नहीं, वो पुलिस के पास गया, उसने रिपोर्ट लगवाई कि भैया ये मेरी कार है, वो गुम हो चुकी है, और मैं पार्क करके गया था, और मेरे को अब कार नहीं मिल रही है। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने भैया सब जगह पे नाकाबंदी कर दी, और विदिन 1 आवर वो कार उसको मिल गई, ठीक है। पुलिस ने रोका और बोला भैया आपका ना डॉक्यूमेंट दिखाओ, ठीक है, उसने ना, हमने क्या किया था, गलत गलत डॉक्यूमेंट बनाए थे फेक वाले, और उसको चिपका दिए, उसको लगा ये तो यार सही है, ठीक है, तो हमने उसको चिपका दिए। अब वो पुलिस को दिखा गया, देखो मेरे नाम की कार है ये वो, उसको उठाया, ठीक है, सीधा लेके गए, भैया गाड़ी भी ले लो और आप भी पुलिस स्टेशन चलो। वो एकदम से सोच में पड़ गया, भैया हो क्या रहा है मेरे साथ, उसको पुलिस स्टेशन लेके गए, रियल ओनर आया, उसने पहचानी कार को, देखा चेसिस नंबर, देखा मशीन नंबर, देखा भैया वही कार है, उसी की कार है। अब पुलिस ने बोला देखो भैया ये कार आपकी नहीं है, वो बोला मैं परचेज करके लेके आया हूँ, देखो ये एग्रीमेंट मैंने 3 लाख में परचेज करी है। बोला सुनो, ठीक है सुनो, आपको जिसने बेची ना उसने ये कार चोरी की थी, ये उसकी कार नहीं थी, और आपको बेच दी, और आपको बेच दी, मतलब मेरे पास ओनरशिप नहीं थी तो भी मैंने कार को बेचा। अब मेरे को ये बताओ कि क्या जिसने परचेज किया क्या वो उसकी कार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आपको क्या लगता है? यस और नो एक बार कमेंट करो, भाई रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी कमेंट करो, क्या लग रहा है कि आपकी वो कार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ बताओ, मैंने फ्रॉड करके आपको बेच दिया, आपको तो पता ही नहीं है, रियल ओनर अलग अपने रोना धोना कर रहा है, ठीक है, आप अपना रोना धोना कर रहे हो, भैया मैंने पैसा दिया मेरी कार है, वो बोल रहा है मेरी कार है मैंने बेचा ही नहीं है। मेरे को बताओ किसकी कार होगी? हाँ, नंबर प्लेट चेंज करोगे तो भी कार मिल जाती है, क्यों? क्योंकि उसका मशीन का जो नंबर होता है ना, चेसिस नंबर, आप बोनेट ओपन करोगे वहां पे मशीन के ऊपर आपको एक चेसिस नंबर मिलता है, वो चेंज नहीं होता, वो ओरिजिनल जो मशीन जो कार कंपनी में बनी है उसका नंबर होता है, और वो नंबर वो सेम रहेगा, आप कितने भी नंबर चेंज कर लो वो नंबर से आपको आइडेंटिफाई पता चल जाएगा कि ये आपकी ही कार, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ओनरशिप किसकी होगी? रियल ओनर की, रियल ओनर की जिसकी कार चोरी हुई है। तो अब आप बोलोगे भैया चलो, तो जिसने परचेस करी बेचारे ने 3 लाख दिए, उसको तो पता ही नहीं था, ठीक है, उसको तो पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड वाला है, तो अब उसका क्या? भैया उसके साथ क्या हो गया? फ्रॉड हो गया, उसकी ओनरशिप नहीं थी, अब फ्रॉड वाले को पकड़ेंगे फिर रिकवर करके इसको 3 लाख देंगे, बट यहाँ पे जो रियल ओनर है उसको मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जिसने बेचारे ने परचेस किया था, गुड फेथ में परचेस किया था, मतलब वो मान रहा था, हाँ सही बात है, एकदम 100% सही हो आप, ठीक है, मतलब जो मान रहा था कि यार ये मैं कार परचेस कर रहा हूँ बट फ्रॉड वाले से परचेस किया, ठीक है, तो उस टाइम पे जिसने भी बेचारे ने परचेस किया उसकी ओनरशिप नहीं होगी। उसकी ओनरशिप क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिसने बेचा उसकी ओनरशिप नहीं थी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब ट्रांसफर करने वाले के पास राइट हो ओनरशिप ट्रांसफर करने का, या तो वो खुद ओनर हो। फिर से बोल रहा हूं, ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है
जब ओनर खुद ट्रांसफर कर रहा है या तो उस पर्सन के पास राइट हो वो चीज को ट्रांसफर करने का। एग्जाम्पल देता हूं, या तो आप खुद अपनी कार को बेच रहे हो, ठीक है, तब ओनरशिप उस बंदे को जिसने बाय किया उसको ट्रांसफर होगा, या आपने किसी और एजेंट को हायर किया और उसको बोला कि तुम मेरी कार को बेच सकते हो, तो उस पर्सन के पास राइट था और उसने बेचा, तो ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। दो केस में, एक आपने खुद ट्रांसफर किया या तो आपने किसी को राइट दिया ट्रांसफर करने का और उसने ट्रांसफर किया, तब ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो रियल ओनर है वो ही ओनर रहेगा, और जिसके साथ फ्रॉड हुआ है भैया उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, अब उसके लिए उस फ्रॉड वाले बंदे को पकड़ना पड़ेगा, रिकवर करके इस बंदे को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब रियल ओनर को यहाँ पे क्या किया जा रहा है भैया, सेफ रखा जा रहा है। सिंपल सी बात है यार, रियल ओनर को सेफ ही रखना पड़ेगा ना, उसकी गाड़ी उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। ठीक है, उसकी तो एनिवर्सरी थी, बीवी वेट कर रही थी, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रहे थे, ठीक है, रात को डिनर जाएंगे, वैसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करें, कार है नहीं, जाएंगे कहां से। ठीक है, तो वैसी चीज है, तो रियल ओनर को क्या करेंगे भैया, प्रोटेक्ट करेंगे। सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर। ठीक है, नेमो डेट क्वी हैबिट, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, द बायर में एश्योर दैट द सेलर इज द ओनर। बायर ने एज्यूम किया कि सेलर क्या है, ओनर है, मतलब फ्रॉड वाला क्या है, ओनर है ऑफ द गुड्स, और हैविंग अथॉरिटी, और या तो हम मानते हैं कि वो एजेंट है, फ्रॉम द ओनर टू सेल द गुड्स, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन, मतलब उस फ्रॉड वाले ने जब सेल किया, हु इज नॉट द ओनर, जो ओनर नहीं था, देयर ऑफ, एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी, और या तो उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी सेल करने की, और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल, बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू गुड्स देन अ सेलर, मतलब सेलर के पास अगर टाइटल है, ठीक है, सेलर के पास कोई ओनरशिप था नहीं था, तो बायर के पास भी नहीं आएगा। सेलर के पास कोई अथॉरिटी थी सेल करने की, नहीं थी, तो बायर के पास भी कोई भी ओनरशिप नहीं आएगी। ओनरशिप दो किस्में आएगी, या खुद ने सेल, ओनर ने सेल किया, या जो ओनर ने किसी को राइट दिया तब, यानी कि बायर कैन नॉट एक्वायर बेटर टाइटल देन सेलर, जो सेलर है उससे अच्छा टाइटल उसको नहीं मिलेगा, मतलब अगर सेलर डिफॉल्ट वाला है तो बायर भी डिफॉल्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको अपन क्या कहते हैं, नेमो डेट क्विट हैबिट। ठीक है, चलो, जनरली द ओनर अलोन कैन ट्रांसफर, जनरली ओनर अलोन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, जनरली क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ केसेस में ओनर के अलावा भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि आपने किसी को राइट दिया, एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मींस नो वन कैन गिव व्हाट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव, मतलब जो जिसके पास नहीं है वो किसी को दे नहीं सकता, मतलब मेरे पास कार नहीं है तो मैं आपको दे कैसे सकता हूँ, किसी को उठा के दे दिया तो वो तो फ्रॉड है। ठीक है, चलो आ जाओ, इट मींस, इट मींस नॉन ओनर कैन नॉट मेक वैलिड ट्रांसफर, नॉन ओनर कैन नॉट मेक वैलिड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी if the title of the seller is a defective, the buyer title is also defective, subject to same defect, मतलब वो ओनर नहीं माना जाएगा। if the seller is a no title, सेलर के पास कोई भी टाइटल का मतलब है ओनरशिप, टाइटल का मतलब है ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, if the seller is a no title, मतलब सेलर के पास कोई भी ओनरशिप नहीं थी, the buyer does not acquire any ownership, although he might have acted honestly and might have acquired the goods after due payment, मतलब इवन उसने पेमेंट किया है, the rule is to protect the real owner of the goods, जो आपने आंसर दिया एकदम से सही, वही लॉ में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये रूल क्या करता है, ये डॉक्ट्रिन क्या करता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रियल ओनर, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और कॉमर्स देयर मस्ट बी सम सेफगार्ड अवेलेबल टू पर्सन हु एक्वायर्ड सच गुड्स, मतलब भैया कुछ सेफगार्ड जिसने परचेज किया बेचारे को पता ही नहीं था उसके लिए भी होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग विद दैट प्रोवाइड द फॉलोइंग एक्सेप्शन, मतलब फॉलोइंग एक्सेप्शन में इसका मतलब ये है कि नीचे वाले केस में ऐसा माना जाएगा कि जिसने परचेज किया उसकी ओनरशिप, जिसने परचेज किया उसकी ओनरशिप माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो रियल ओनर होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बट कुछ केसेस में जिसने परचेज किया उसको ओनर माना जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, कौन से केसेस में, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सिंपल सी बात है, अगर एजेंट सेल करेगा तो जिसने बेचारे ने परचेज किया उसकी ओनरशिप मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो, ए ने हायर किया बी को कि तू क्या कर सकता है, कि मेरी जो कार है उसको तू सेल करना, मेरी कार को सेल करना। अब बी ने क्या किया, सी को सेल कर दिया, सी को जैसे ही सेल किया ए सी के ऊपर केस नहीं ठोक सकता, क्यों नहीं ठोक सकता भैया, क्योंकि बी एजेंट है और बी को
ऑथोरिटी ए ने ही दी थी कि भैया तू सेल कर सकता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट किसका होगा, सी का होगा, मतलब सी को ओनरशिप मिल जाएगी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में कोई भी झगड़ा हो वो जाने, ठीक है, कौन सी प्राइस पे बेचा, क्या हुआ, वो सब वो जाने, उनका कॉन्ट्रैक्ट जाने, बट यहाँ पे सी को ओनरशिप मिल जाएगी। सी बोलेगा भैया बी, देखो ए ने बोला तू 3 लाख में बेचना, बी ने 2 लाख में बेच दिया। अब सी बोलेगा भैया देखो ये आपका इंटरनल मामला है, कितने में बेचना था कितने में नहीं बेचना था वो आप दोनों लड़ो, मैंने तो 2 लाख पेमेंट की है, ठीक है, और मैंने परचेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको माना जाएगा भैया, सी को ओनर माना जाएगा। वेयर द मर्केंटाइल एजेंट इज द कंसेंट ऑफ द ओनर, मतलब ओनर के कंसेंट से बेच रहा है। ठीक है, इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स एनी सेल मेड बाय हिम। ठीक है, व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द मर्केंटाइल एजेंट सेल बी वैलिड, सेल बी वैलिड, उसको क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, मतलब ओनरशिप किसकी होगी, सी की होगी। चलो भैया आ जाओ, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, मतलब हमारे पास एक बंगलो है, ठीक है, हमारे पास बंगलो है, गाड़ी है, इज्जत है, शौहरत है, बस एक लड़के की कमी है। आ जाओ, इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर, मतलब हमारे पास बंगलो है, हम 3 लोगों के पास बंगलो है, ठीक है, बंगलो के ओनर कौन है, हम तीनों हैं, और एक बंदे ने जाके उसको बेच दिया, तो जिसने खरीदा वो बोलेगा भैया वो तो आप जानो, आप झगड़ो, मेरे को क्या लेना देना, मैंने तो सही तरीके से गुड फेथ में परचेस किया, तो ओनर कौन माना जाएगा, जिसने परचेस किया वो। तो जॉइंट ओनर में भी क्या होगा, इफ सम ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैज सोल पोजीशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ द को-ओनर्स, को-ओनर्स की परमिशन से उसने क्या किया भैया, उसको ट्रांसफर किया, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाय देम सच जॉइंट ओनर इन अ गुड फेथ, बाय देम इन अ गुड फेथ, मतलब उसको पता नहीं था, ठीक है, कि इन तीनों के बीच में कोई झगड़ा है या कोई भी प्राइस के बीच में कोई डिटरमाइन हुआ है, हमने तो अपनी तरीके से परचेस किया, हमने पेमेंट भी किया। had not at the time of the contract of the sale notice the seller has no authority, notice that seller has no authority to sell, मतलब अपने को पता ही नहीं था कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल उन तीनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम तीनों को अगर सेल करना है तो तीनों को साथ में मिलकर डिसीजन लेके ही सेल करना है, एक पर्सन कभी भी सेल नहीं कर सकता। मतलब हम जब परचेस करने गए तो एक ही पर्सन आया, ठीक है, और हमको पता नहीं था कि उनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या एक के पास अथॉरिटी नहीं है हमको सेल करने की, उन तीनों के पास साथ में मिलके ही है, तो भैया हमने तो पता ही नहीं था, ठीक है, तो नो, ठीक है, नॉट एट अ टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल नोटिस दैट सेलर एज एन ऑथोरिटी, मतलब हमारे पास, हमें ऐसा कोई भी पता नहीं था कि सामने वाले के पास अथॉरिटी नहीं है, हमने तो गुड फेथ में परचेज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस द अंटिल द गुड्स आर एसर्टेन्ड। ठीक है, तो जब तक गुड्स गुड्स पहले तो सिंपल सी बात है एसर्टेन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या माना जाएगा, देखो एग्जांपल से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी एंड सी आर थ्री जॉइंट ओनर ऑफ द कार which is B with the consent of A and C. B wrongfully sold the car to D without any knowledge and authority of remaining partners. D is in good faith purchase the car. D ने क्या किया, गुड फेथ में कार को परचेज किया हुआ है। Paid the price after taking the delivery. The property in good stand transfer to D despite the B is not owner of the car. ठीक है, A, B और C ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम तीनों मिलके कार को बेचेंगे, ठीक है, बट B ने बताया नहीं कि मैं कार बेच रहा हूँ डी को बेच दिया, डी ने पेमेंट कर दिया, अब डी की ओनरशिप मानी जाएगी। ठीक है, इवन ए बी और सी उनके बीच में जो भी हो झगड़ा भैया वो जाने, तो कभी तो यार जो बायर बेचारा परचेस कर रहा है उसकी क्या गलती है इसमें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर ये रूल्स नहीं होते ना तो क्या होता, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सामने क्या है भैया, एजेंट ने आपको कोई प्रॉपर्टी सेल की, फॉर एग्जांपल आपको एक बंगलो सेल किया 50 लाख में, और वो बंगलो की कीमत एकदम से 10 दिन में बढ़ गई 80 लाख हो गई, तो ओनर क्या बोलेगा, ओनर और एजेंट दोनों साथ में मिल जाएंगे और एक मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे। ये बनाएंगे कि मैंने एजेंट को बोला था कि तू मत बेचना और उसने बेच दिया, और यार मैंने उसको बोला था बट मैंने उसको प्राइस के बारे में बोला था, ये सब चीजें मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे, कोर्ट में केस जाएगा, और क्या हो जाएगा, रियल ओनर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो भैया ट्रांसफर प्रॉपर्टी किसको हो जाएगी, रियल ओनर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉड होने के चांसेस है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एजेंट और ओनर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दोनों जाने, बेचारे ने जिसने परचेज किया वो कहां से इसमें बीच में घसीटा जाएगा, उसको रियल ओनर माना जाएगा। आ जाओ, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आ जाओ, व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ऑब्टेन पोजीशन देयरऑफ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अब देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट रिसाइंड एट द टाइम ऑफ द सेल। अब देखो पोजीशन, ऑब्टेन अ पोजीशन देयरऑफ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट रिसाइंड, रिसाइंड मतलब कैंसिल करना, not resigned at the time of sale, the buyer acquire good title, buyer acquire good title to the goods provided by buys them in a good faith and without notice of a seller's defect। अब देखो ये एग्जांपल क्या कहना चाहता है, ये एग्जांपल ये कहना चाहता है, ए बी और सी,
ए ने बी को कोई चीज बेची, बट ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइडेबल। अब आप बोलोगे भैया ये वॉइडेबल कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल बी ने क्या दिया था, ए को धमकी दी थी कि तू मेरे को बेचेगा कि नहीं, वरना मैं तेरे को उड़ा दूंगा या तेरी गर्लफ्रेंड को उड़ा ले चलूंगा, ठीक है। तो ये बेचारा डर गया, ए डर गया, तो ए ने क्या कर दिया, हाँ बोल दिया बी को। अब देखो कोर्शन में, धमकी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइडेबल होता है, पता है? अगर केस होगा तो कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा भैया, वॉइडेबल होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, हाँ भैया। अब ये वॉइड भी नहीं हुआ था, वैलिड भी नहीं हुआ था, मतलब क्या था, वॉइडेबल। और बी ने क्या किया, आगे सी को बेच दिया वही चीज किसको बेच दिया भैया, सी को बेच दिया। अब सी को तो बेचारे को पता ही नहीं था कि ये जो चीज मैं ले रहा हूँ उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। तो सी का ओनरशिप प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब सी रियल ओनर माना जाएगा, ठीक। सी को क्या किया जाएगा भैया, ओनरशिप दी जाएगी, और इन दोनों के बीच में जो भी भैया होगा, अब कंपनसेशन बी को ए को देना पड़ेगा, वो चीज अलग सी बात है। बट यहाँ पे ओनरशिप किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी, क्योंकि सी को पता ही नहीं था ना कैसी चीज है, वो तो बेचारा बाय कर रहा था अपने हिसाब से, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, seller or buyer in a position after the sell, where a person having sold goods continue or is in possession of the, where a person having sold goods continue or in possession of the goods or of a document of a title, the delivery or a transfer by the person by mercantile agent acting for him of a goods or document of a title under any sale, pledge other disposition thereof to any person receiving the same in a good faith without notice of the previous sale, have the same effect if the person making the delivery to transfer were expressly authorized। अब देखो ये कौन सा केस है पता है, ये सेक्शन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, सेक्शन नंबर 13 कहना चाहता है ए और बी, ए और बी, ठीक है। ये क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ। पोजीशन किसके पास है, ए क्या है, सेलर है, और पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है। अब मैंने बोला था कि मैं 5,000 में तेरे से साइकिल लूंगा, याद है 5,000 वाला एग्जाम्पल साइकिल वाला, हाँ। और ए ने क्या किया, 6,000 में किसी और को बेच दिया, सी को बेच दिया। अब मैं उसके पास बाय करने गया, ठीक है। तो अब उसके पास तो गुड्स है नहीं, क्योंकि रियल ओनर कौन बन चुका है, सी। तो यहाँ पे ओनरशिप किसकी होगी, सी की होगी। बट अब आप बोलोगे बी के साथ तो फ्रॉड हुआ ना भैया, तो बी क्या करेगा, क्लेम करेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, क्लेम करेगा। अब आप बोलोगे ये आपने आगे कही तो भैया सुना हुआ लग रहा है, सुना हुआ है, कहाँ पे, डिफरेंस ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, देखो पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, आ जाओ। आओ ये वाला पढ़ो, सेम चीज लिखी हुई है। इफ इन केस एग्रीमेंट टू सेल में, इफ द सब्सिक्वेंट बायर टेक इन अ गुड फेथ और फॉर अ कंसिडरेशन ही गेट्स अ गुड टाइटल, मतलब भैया ए ने दूसरे को बेच दिया, द ओरिजिनल बायर मे ओनली शू द सेलर फॉर डैमेज। समझ में आया, जो बी है वो ए के ऊपर केस कर सकता है ओनली फॉर अ डैमेज। समझ में आ रहा होगा। चलो तो वही चीजें पढ़ पढ़ के वापिस आई है अपने पास, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ और ए ने सी को बेच दिया, तो बी ओनरशिप किसकी होगी, सी की होगी, बट बी क्लेम कर सकता है फॉर डैमेजेस, वही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कहाँ गया, पर्सन रिसीविंग द सेम इन अ गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ प्रीवियस, ये किसकी बात करें, सी की बारे में। सी कौन है, पर्सन, ये पर्सन मतलब सी। सी रिसीव द सेम इन अ गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल हैव सेम इफेक्ट if a person making the delivery or transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make same, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप किसकी मानी जाएगी, सी की मानी जाएगी, और बी क्या करेगा, सू करेगा किसके ऊपर भैया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन कि आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके, दूसरा क्या दिया है, वेयर अ पर्सन हैविंग अ बॉट और एग्री टू बाय goods obtained with the consent of the seller, possession of the goods or document of a title to the goods, the delivery or transfer by the person, by that person or by a mercantile agent for him of the goods or a document of a title under any sale, pledge or other
डिस्पोजिशन thereof to any person receiving the same in a good faith। अगर कोई और पर्सन परचेज कर लेता है, ठीक है, अगर एजेंट के पास किसी के पास पोजीशन है और ठीक है, और वहां से अगर परचेज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एजेंट के पास पोजीशन है और एजेंट से आप क्या करते हो, परचेज कर लेते हो, ठीक है, विदाउट द नोटिस ऑफ एनी लीन और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेल हैव इफेक्ट। अगर ठीक है, फिर सेलर बोलता है कि मेरे को नहीं बेचना था, ठीक है, या उसके पास कोई और अलग राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो परचेज करेगा उसको क्या माना जाएगा, उसको वैलिड ओनर माना जाएगा, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेल बाय एस्टोपल। क्या दिया भैया, सेल बाय एस्टोपल। ये क्या चीज है, वेयर द ओनर बाय हिज कंडक्ट और ओमिशन लीड द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल, ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट आफ्टरवर्ड, द बायर thus gets a better title than a seller। अब ये सिंपल सी बात, A tell B in a presence of C that A is agent of C and C maintain the silence। आप देखो ये अगर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। एस्टोपल का मतलब होता है साइलेंस रखना, ठीक है, वेयर द साइलेंस से एक्सेप्टेंस देना। एस्टोपल का मतलब क्या होता है, एग्री विथ योर साइलेंस, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है ए बी और सी है, बी सी को किसी चीज को बेच रहा है, कार को बेच रहा है, और कार की ओनरशिप किसकी है, एक ही है, कार की ओनरशिप किसकी है, एक ही है, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में ये बी वाले एक्सप्लेनेशन में, बी वाले एक्सप्लेनेशन में बी कार को सी को बेचता है तो ओनरशिप किसकी रहेगी, सी की रहेगी, ठीक है। अब सी को पता नहीं था, सी को पता नहीं था कि बी एजेंट है या नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे सी को पता है कि ओनरशिप किसकी है भैया, ओनरशिप एक ही है। तो सी ने क्या बोला, बी को बोला कि सुन ये ओनरशिप तो किसकी है, एक ही है, तो तू मेरे को कैसे बेच रहा है, तू मेरे को कैसे बेच सकता है, ये तो ओनरशिप किसकी है, एक ही ओनरशिप है। तो पहले ए को पूछ तो ले। तो बी ने ऐसा बोला, ए वहीं पे खड़ा था और बी ने ऐसा बोला मैं ए का एजेंट हूं, और ए कुछ भी नहीं बोला, ए साइलेंट रहा। तो अगर यहाँ पे सी परचेज कर लेता है तो ओनर कौन माना जाएगा, सी माना जाएगा। तो अगर यहाँ पे केस होता है, ए बोलेगा मेरी कार वापस दे, तो सी क्या बोलेगा, भाई तेरे सामने बी ने बोला था कि मैं ए का एजेंट हूं, तो क्या हो चुका था, गुंगा हो चुका था, बहरा हो चुका था, भाई तेरे को बोलना चाहिए ना कि मैं एजेंट, वो बी वाला तेरा एजेंट नहीं है, ठीक है, अब मैंने परचेज कर लिया भाई, ठीक है, क्योंकि तेरी गलती, तू कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। एस्टोपल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस। द ओनर बाय कंडक्ट और ओमिशन लीड टू अ बायर बिलीव दैट द सेलर हैज अ अथॉरिटी, ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग फैक्ट आफ्टरवर्ड। मतलब अगर बाद में वो बोलेगा कि ये नहीं होना चाहिए था तो वो गलत है, ठीक है। ओनर बाय हिज कंडक्ट और ओमिशन बिलीव दैट द सेलर हैज अ अथॉरिटी टू सेल, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस, एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी ये बी वाला फिर से एग्जांपल समझना है तो देख लेते हैं। ए टेल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सी, ए टेल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सी, सी के प्रेजेंस में ए ने बी को बोला ए इज ए एजेंट ऑफ सी, ए सी का एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सी, यहाँ पे ए और बी, ए को बेचना था, बी को परचेज करना था, और ए ने बोला ओनर कौन है, सी है, ये क्या है ओनर, और ए क्या बोलता है, मैं क्या हूं उसका एजेंट हूं, मैं क्या हूं एजेंट हूं। सी मेंटेन साइलेंस, साइलेंट रहा भैया, ये एकदम से चुपचाप रहा, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, और उसने डिनाई भी नहीं किया। लेटर इफ ए सेल गुड्स, ए सेल सीज गुड्स टू बी, मतलब उसके बाद ए ने गुड्स को सेल कर दिया, किसको, बी को सेल कर दिया। सी कैन नॉट डिस्प्यूट बी, मतलब सी बी के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या रहा भैया, साइलेंट रहा एकदम से भैया, तो उसकी गलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स। मतलब अगर आपको गुड्स मिला तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रियल ओनर को फाइंड करना। बट कब आप इसे सेल कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, किसी चीज आपको मिली ना तो आप उसे सेल कर सकते हो, कब कर सकते हो, दो केसेस में, ठीक है। अंडर 169 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ द फाइंडर ऑफ लॉट्स गुड्स कैन नॉट बी रीजनेबली फाइंड आउट, द ट्रू ओनर could not reasonably find the true owner, ठीक है, और ट्रू ओनर रिफ्यूज टू पे लॉफुल चार्जेस, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप गुड्स को कैन सेल द गुड्स। मतलब आपने ट्राई बहुत किया कि भैया रियल ओनर मिल जाए, बट नहीं मिला, या तो आपको रियल ओनर मिल गया बट आपने बोला देखो भैया आपको ये चीज पहुंचाने के लिए, आपको ढूंढने के लिए मेरे को 2000 का खर्चा हुआ है, आपको मुझे 2000 देने पड़ेंगे मेरे खर्चे के। वो बोलता है मैं 2000 नहीं दूंगा, तो आप बोलोगे भैया कोई बात नहीं, तो मैं गुड्स भी नहीं दूंगा, मैं तो बाहर बेच दूंगा। तो आपके पास राइट है उस चीज को बेचने का, क्यों, क्योंकि वो ओनर भैया पैसे देने के लिए रेडी नहीं है, मेरा खर्चा वो मेरे को देना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो अगर रेडी नहीं है,
या तो ओनर नहीं मिलता या तो ओनर मिल गया बट वो खर्चा देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक और तीसरा केस है जब व्हेन द गुड्स आर पेरिसेबल इन नेचर, ठीक है, और व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर, और एक और कौन सा है, गुड्स कैसा है, पेरिसेबल नेचर में, और क्या होता है, और लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स अमाउंटिंग 2/3 ऑफ द वैल्यू, मतलब 10,000 की गुड्स है और आपने उसका खर्चा कितना 2/3 कर दिया, ठीक है, तो 2/3 आपने खर्चा किया, फॉर एग्जांपल 3,000 की वैल्यू ले लेते हैं, तो आपने उसका 2/3 कितना होता है 2,000, तो आपने 2,000 का खर्चा कर दिया, ठीक है, तो अब आप उसे क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर आपने लॉफुल चार्जेस में मतलब उसको फाइंड आउट करने में ऑलरेडी 2/3 खर्चा कर दिया है तो अब आप उसे बेच सकते हो। 3,000 की चीज के लिए आपने 2,000 का ऑलरेडी खर्चा कर दिया तो अब आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बेच सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है जब आप बेच सकते हो। कब बेच सकते हो, पहली बात, रियल ओनर नहीं मिला तो बेच सकते हो, रियल ओनर मिला बट हमारे चार्जेस देने के लिए मना कर रहा है तो बेच सकते हो, अगर पेरिसेबल वाली चीज है और आपने 2/3 ऑलरेडी खर्चा कर दिया है तो भी आप बेच सकते हो। नेक्स्ट वन, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, सेल बाय ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, इसको मैं ग्रीन से कर लूं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, मतलब अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके केस में जो उसका ऑफिशियल असाइनी होगा, ठीक है, या रिसीवर होगा, वो चीजों को बेच सकता है, ठीक है। मतलब आप अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, या तो अगर आपकी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो वो जो है चीज, ठीक है, उसके लिए जो इंसॉल्वेंट वाला जो पर्सन अपॉइंट होगा, ठीक है, वो पर्सन चीजों को बेच सकता है, इवन ही इज नॉट अ ओनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी इंडिविजुअल, हिज ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर कैन सेल द गुड्स, वो गुड्स को सेल कर सकता है, और बायर के पास गुड टाइटल होगा, बायर गेट द गुड टाइटल, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन। कल अपन पढ़ने वाला है नेक्स्ट चीज है। डू लाइक दिस सेशन, कमेंट यू योर व्यूज, आपके व्यूज जरूर से कमेंट करिए। आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। चलो आपको हाईलाइट करना है तो मैं रख देता हूँ, तो आप इसे हाईलाइट जरूर से कर लीजिए। यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ से शुरू होगा। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक